नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं और पॉलिटी की अपनी अगली क्लास पर चलते हैं जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। उससे पहले मैं कुछ आपको विषमता और विशेषाधिकार के अंत के बारे में बताना चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विषमता और विशेषाधिकार का अंत ये कैसे क्या हुआ और उसके बारे में मतलब क्या क्या प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में। तो चलिए शुरू करते हैं। छुआछूत एक दंडनीय अपराध है। आप भी जानते हैं कि ये छुआछूत वाली जो चीज़ हैं ये बहुत पहले से चली आ रही हैं। जो मतलब प्राचीन काल से देख लीजिए या मतलब जैसे हमारे में वर्ण हैं ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, ये सारे के सारे वर्णों में है ना छुआछूत की बीमारी, मतलब बीमारी तो क्या कह सकते हैं, छुआछूत की एक ऐसी परिकल्पना है कि मतलब जो नीची जात वाले या मतलब किसी दूसरे बंदे को अगर हम छू ले तो उससे मतलब कि हम भी इन्फेक्टेड टाइप के हो जाएंगे। तो इसलिए वो भारतीय संविधान में सबसे पहले यही किया गया कि है ना ये छुआछूत का ना चीज़ को ही ख़त्म कर देते हैं। तो इसलिए अनुच्छेद 17 में छुआछूत एक दंडनीय अपराध बना दिया गया और इसका किसी रूप में प्रयोग प्रतिबंधित है। चाहे कुछ भी हो जाए, छुआछूत तो हो ही नहीं सकता, इसलिए प्रतिबंधित किया गया। भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार पर अनेक प्रतिबंध है, इसलिए ये सापेक्षिक है और निरपेक्ष नहीं। परंतु अनुच्छेद 17 एक निरपेक्ष अधिकार है। भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकार में दो प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पहला, जो स्वतः क्रियान्वित होते हैं। दूसरा, कुछ अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए संसदीय विधि के निर्माण की आवश्यकता होती है। इसे क्रियान्वित करने के लिए 1955 में संसदीय अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसे 1976 में सिविल अधिकार संरक्षण का नाम दिया गया। अब आ जाते हैं विशेषाधिकार का अंत पर। लोकतांत्रिक समाज एवं शासन समानता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान महत्व है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये निर्धारित किया कि पहले से दी गई उपाधियां समाप्त होंगी और अनुच्छेद 18 में राज्य के द्वारा उपाधियों को देने से भी प्रतिबंधित किया गया। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 18 पर, इसी के अंतर विशेषाधिकार के अंत पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 उपाधियों के लिए है, जिसमें सबसे पहले पर आ जाते हैं राज्य के द्वारा उपाधि देने पर प्रतिबंध। जिसमें सबसे पहला है कि राज्य के द्वारा नागरिकों को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, जैसे कि पद्म भूषण पद्म विभूषण इस टाइप की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। लेकिन राज्य शैक्षणिक एवं सैनिक उपाधियां दे सकता है, अपने अपने स्तर पर। दूसरा है कि आलोचका का कहना है कि राज्यों के द्वारा दी गई उपाधियां भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण संविधान में वर्णित उपरोक्त प्रावधान के विरुद्ध है। 1996 में बालाजी राघवन वाद में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण को पुरस्कार माना, उपाधि नहीं, और न्यायालय ने कहा कि समानता का अभिप्राय ये नहीं कि व्यक्ति की कुशलता एवं दक्षता का सम्मान नहीं किया जाए। और संविधान के भाग 4A के मूल कर्तव्य में भाग में उल्लिखित है कि व्यक्ति को निजी व सामूहिक जीवन में उत्कर्ष यानी कि एक्सीलेंस की ओर बढ़ना चाहिए। अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पर। विदेशी राज्य द्वारा उपाधि लेने पर प्रतिबंध। भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। भारतीय राज्य द्वारा संचालित ट्रस्ट के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नहीं है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता। अब आ जाते हैं कि पद, तीसरी वाले पे, जिसमें पद जो ऑफिस में होता है, उपलब्धि, भेंट लेने पर प्रतिबंध कैसे है। अनुच्छेद 18(4) में ये उल्लिखित है कि कोई व्यक्ति जो भारतीय राज्य के अंतर्गत किसी ट्रस्ट में कार्य कर रहा है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई पद, उपलब्धि, भेंट नहीं ले सकता। यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिया गया कि इन्हीं उपाधियों का प्रयोग व्यक्ति के नामों के आगे नहीं करेगा, परंतु इसे प्रतिबंधित करने के लिए आज तक किसी विधि का निर्माण नहीं हुआ। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर, जिसमें सबसे पहले है कि अनुच्छेद 19 मूल अधिकारों का आधार है, इसकी नींव है, जिसके बिना लोकतंत्र आंशिक व अधूरा हो जाएगा। इसलिए अनुच्छेद 19 में अनेक प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। 19(1)(b)
में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(1) सी में यूनियन एवं एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है एवं सहकारी संगठन का निर्माण करने की स्वतंत्रता है। 19(1) डी समूचे भारतीय भूभाग में आबाद आवागमन की स्वतंत्रता है। 19(1) ई में निवास करने व बसने की स्वतंत्रता देश के किसी भी भूभाग में है। 19(1) जी में व्यापार, वाणिज्य, आजीविका, उपवर्ती की स्वतंत्रता है। अब आ जाते हैं कि स्वतंत्रता पर आरोपित प्रतिबंध क्या क्या है। संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 से 6 तक भारत स्वतंत्रता पर अनेक प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख किया गया है और राज्य के द्वारा ये प्रतिबंध आरोपित किए जाएंगे, परंतु न्यायालय इनकी तार्किकता की जांच करेगा, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की जांच करेगा। मैं अगर छोटा सा ढांचा बताना चाहूँ आपको कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है क्या, तो एक साइड लगा लीजिए केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड है, जैसे वो प्रक्रियात्मक पर प्रतिबंध का तरीका करता है। फिर एक वो प्रतिबंध की मात्रा कितनी है, ये होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। संविधान में अनुच्छेद 19(2) से 19(6) के बीच में निम्नलिखित प्रतिबंध का उल्लेख है, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्र की सुरक्षा व अखंडता, दूसरा लोक व्यवस्था, तीसरा अपराध को बढ़ावा देना, चौथा विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, पांचवा न्यायालय की अवमानना, छठा मानहानि, सातवां नैतिकता, आठवां सदाचार। अब आ जाते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर, जिसमें सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता पर बात कर लेते हैं। इसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं किया गया, बल्कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अंतर्निहित है और प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के सफल संचालन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। यह जनमत को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। इसके द्वारा सरकार पर अनेक प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं, क्योंकि सरकारी नीतियों की आलोचना एवं असहमति प्रेस के द्वारा ही व्यक्त की जा सकती है। ऐसा तो नहीं है, पर प्रेस के द्वारा की जाती है। वर्तमान में प्रेस पर व्यावसायिक घरानों के नियंत्रण है और प्रेस का संचालन एक बड़ा व्यापार बन गया है। इसलिए प्रेस के राजनीतिक एवं आर्थिक दुरुपयोग की संभावना होती है। प्रेस की स्वतंत्रता पर वही प्रतिबंध आरोपित होते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लागू होते हैं। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं, अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था के हित में इसे भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसलिए ही तो प्रेस को भारत का कहें या लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ भी माना जाता है, जिसे तीन स्तंभ है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये 3 स्तंभ है। तो एक चौथा जो दिखाई नहीं देता, कहीं पे वो नहीं होता, वो प्रेस को माना जाता है। अब आ जाते हैं कि इसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े विभिन्न मुद्दे थे, उसमें दूसरे वाले पे, जिसमें फिल्म की स्वतंत्रता है या फिल्म निर्माण की स्वतंत्रता। फिल्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप है और फिल्म जिस तरीके से बंद कमरे में अंधेरे में दिखाई जाती है, उसका व्यक्ति के मस्तिष्क पर अत्यधिक प्रभाव होता है। इसलिए फिल्म पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के मानक किसी किताब पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के मानकों से अलग होते हैं। जैसे पद्मावत पर प्रतिबंध के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी फिल्म को इसलिए प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता कि वह दूसरे को पसंद नहीं है, अन्य लोग इससे असहमत हैं, अथवा बहुमत के द्वारा स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना मोरल पुलिसिंग का काम है। और न्यायालय ने यह स्पष्ट कहा कि फिल्म को प्रतिबंधित करने का अधिकार फिल्म सेंसर बोर्ड को है। न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि लोक व्यवस्था बनाए रखना उनका प्राथमिक दायित्व है, इसलिए जो लोग फिल्म का अवैधानिक रूप से विरोध कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हेट स्पीच यानी घृणावाद पर। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर संविधान में उल्लिखित प्रतिबंधों के अलावा भारतीय दंड संहिता एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में प्रतिद्वंद आरोपित किए गए हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए धार्मिक भावनाओं को भड़का नहीं सकता। उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव के दौरान धर्म आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते,
धर्म के आधार पर वोट मांगना अवैधानिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के बीच आंगिक संबंध यानी कि ऑर्गेनिक रिलेशन है। संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, जिसमें नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि सामाजिक समरसता को बनाए रखें तथा उन प्रथाओं का परित्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। अब आ जाते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं मानहानि पर। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मानहानि प्रतिष्ठा के अधिकार यानी राइट टू रेपुटेशन जीवन के अधिकार का भाग है। वर्तमान व्हाट्सएप, फेसबुक के युग में व्यक्ति की प्रतिष्ठा रातों रात समाप्त या क्षतिग्रस्त की जा सकती है। इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन नहीं किया जा सकता। वर्तमान में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मानहानि एक दंडनीय अपराध है, जिसका पत्रकार विरोध करते हैं और उनके अनुसार यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हतोत्साहित करती है। उच्चतम न्यायालय में याचिकाकर्ताओं के द्वारा यह तर्क दिया गया कि मानहानि दंडनीय अपराध नहीं है होना चाहिए, इसमें केवल आर्थिक जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए, परंतु उच्चतम न्यायालय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और अभी भी यह दंडनीय अपराध है। अब आ जाते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राष्ट्रद्रोह पर। भारतीय दंड संहिता की यानी कि IPC की धारा 124A में यह उल्लिखित है कि राष्ट्रद्रोह एक दंडनीय अपराध है और राष्ट्र के प्रति दुर्भावना व्यक्त करना, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का अभाव ही राष्ट्रद्रोह है। भारत में राष्ट्रद्रोह संबंधित विधि को समाप्त करने की मांग की जा रही है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहले है इसका अत्यधिक राजनीतिक दुरुपयोग होता है क्योंकि सरकार की आलोचना को ही राष्ट्रद्रोह कह दिया जाता है। दूसरा है भारतीय दंड संहिता में पहले से ही भारत के विरुद्ध रेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया को पहले से ही दंडनीय अपराध माना गया है, इसलिए राष्ट्रद्रोह के पृथक प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, दुनिया में के सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, इंग्लैंड में राष्ट्रद्रोह संबंधित कानून पूर्णतः समाप्त कर दिए गए हैं। अब आ जाते हैं इस विधि को बनाए रखने के पक्ष में तर्क। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता के नाम पर राष्ट्र के विखंडन की अनुमति नहीं दी जा सकती। पूर्वोत्तर राज्यों में जम्मू कश्मीर में माओवादियों के रूप में विघटनवादी प्रवृत्तियों अभी भी अत्यधिक प्रभावशाली हैं। मूल कर्तव्यों में नागरिकों से यह अपेक्षा है कि वे राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखें, क्योंकि एक बात आप भी जानते होंगे कि जैसे जम्मू कश्मीर में कई व्यक्ति हैं कि जो जम्मू कश्मीर को भारत का अंग ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का है, या कुछ तो ऐसे कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर नहीं, यह हमारा अखंड और अभिन्न अंग है। इसलिए ये चीज़ होनी ज़रूरी है। वो पर आपका मतलब सबका अलग अलग विचार हो सकता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें अपने अपने विचार रखने की सबको आज़ादी है। तो चलिए हम अपने आगे पढ़ते हैं, जिसमें स्वतंत्रता की सीमाओं पर बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 में वर्णित प्रत्येक स्वतंत्रता पर निश्चित प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, इसलिए व्यवसाय की स्वतंत्रता में शराब बेचने का अधिकार नहीं है, जिसे राज्य के द्वारा सीमित किया जा सकता है। जिस प्रकार बिहार सरकार ने शराब बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है, पटाखे फोड़ना पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इस तरीके से हैं। और अब आ जाते हैं इसके निष्कर्षों पर कि मतलब इसका निष्कर्ष क्या है सब चीज़ों का। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का मर्म है और सरकार की आलोचना के आधार पर स्वतंत्रता के दमन की अनुमति नहीं दी जा सकती, इसलिए इस विधि पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। बस आज के लिए इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।